एजाजुल हक शहाब ने लिखा है, नए मसीहा बनेंगे, नए लकब होंगे, हमारे मुल्क में फिर इंतखाब अब होंगे, सुना है फिर से नए ख्वाब बेचे जाएंगे, सुना है फिर से नए जुमले ज़ेरे लब होंगे, जो 5 साल कभी याद तक नहीं आए, वही गरीब वो लाचार फिर तलब होंगे। चमन में बो तो रहे हो तुम इंतशार के बीज, उस इंतशार का लेकिन शिकार सब होंगे। हमारे मुल्क का आईन हमसे कहता है, अब इनकलाब फ़कत वोट के सबब होंगे। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, बचपन में माएँ अपने बच्चों को हकीकी वाक़यात सुनाया करती थीं, जिसमें बताया जाता था कि बाप को एक बेटे से प्यार होता था और उसके तमाम भाई इस अमल से खाइफ होते थे। उन्होंने एक दिन इरादा किया कि उस भाई को रास्ते से हटाएंगे, मगर कोई भी ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे नहीं लेना चाहता था। तो बिलाखिर फैसला ये हुआ कि सब मिलकर अगर उसे ठिकाने लगाएंगे तो हमारे वालिद किसी एक पर इल्ज़ाम आयद नहीं कर पाएंगे। और बिलाखिर जब वो अपने इस अमल में कामयाब हुए तो उन्हें नताइज भी हस्बे मंशा ही देखने को मिले। वालिद ने बुरा भला कहा और फिर खुदा की रजामंदी पे खामोशी इख्तियार कर ली। आपको इंसानी तारीख में कई तहजीबों, सकाफ़तों, ज़बानों और ख़ित्तों में ऐसे ही वाक़यात देखने को मिलेंगे, जहाँ बादशाह की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर उसके मसाहिब और उसके मुखालिफ, जो कि ख़ुद एक दूसरे के मुखालिफ थे, इकट्ठे हो गए और तख्त को उलट दिया गया। रियाया बगावत पर नहीं उतरती थी। वो जानती थी कि सब के सब तो इकट्ठे हो गए, मुखालिफ जाकर क्या करेंगे। रियाया ये सोचती थी कि शायद लंबे वक्त की हुक्मरानी में ये रियाया को राम करने के लिए कुछ नवाजिशात करेंगे। अगर नवाजिशात होती तो रियाया सर तस्लीम खम करके जी हुजूरी में मशगूल हो जाती, और जब नवाजिशात की बंदर बांट अपनों में होती तो रियाया ही तख्ता उलट दिया करती थी। लोग वक्त के साथ सीखते रहे और ख़ुद को तब्दील करते रहे, लेकिन हमारे हुक्मरानों से सिर्फ एक ही सबक पढ़ रखा है। ये हमें अक्ल से आरी समझने वाले, हमें इंसानों की गिनती से निकालने वाले, हमें कम फहम और कुंज दिमाग समझने वाले, हमें ताहयात अपना मज़ारा समझने वाले और हमें गूंगे, बहरे और अंधों की सफ़ों में शुमार करने वाले हमें अब ये बता रहे हैं कि ये हुकूमत किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि इत्तेहादी जमातों की है। और इस वक्त अगर कोई बदहाली का मंजर नज़र की दस्तरस में है तो वो PTI हुकूमत का छोड़ा हुआ और सिर्फ हमारा नहीं, तमाम इत्तेहादी जमातों का है। ये अब मलबा एक दूसरे पर फेंकने वाले हैं। ये अंदर से डरे हुए, इंतशार का शिकार हुए, एक दूसरे की कबाएं चाक करने को तैयार है। इनकी मीटिंग्स इस वक्त जारी हैं। मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार एक दूसरे को साबित करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब फतह करना चाहती है। बिलावल कहते हैं कि अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी है तो हम आएंगे तो मुल्क को मईशत की बेहतर डगर पे गामजन करेंगे। हम आएंगे तो पंजाब के अंदर हक़ हुक्मरानी को बरकरार रखा जाएगा। हम आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिवाइवल होगा। हम आएंगे तो बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बहाल किया जाएगा। हम आएंगे तो हमारी सिफारतकारी मज़ीद मजबूत होगी। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि हम अब की बार सिंध फतह करेंगे। ये वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ का बयान है। सिंध में कौन है? आपकी माजी करीब की हरीफ जमात नहीं है, बल्कि आपकी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात इस वक्त सिंध के अंदर मौजूद है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सही तरीके से गवर्नेंस का निज़ाम नहीं चला पा रही तो आप बबांगे दोहल उससे इनकारी क्यों नहीं होते? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़दीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर ख़जाना ने मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया तो आपके पास जो नुस्खा कीमिया मौजूद था वो आपने छुपा क्यों रखा था? आपने उनको बताया क्यों नहीं? या तो फिर आप ये चाहते थे कि अपनी सियासत चमकाएंगे, या फिर आप ये चाहते थे कि रियासत को डुबवाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान भी सदारत की कुर्सी अपने लिए देख रहे हैं। ये तमाम लोग, ये तमाम जमातें अपने लिए कोई ना कोई बड़ी मसनद देख रही हैं। इन तमाम लोगों को कौन यकीन दहानी करवा रहा है कि अगला इलेक्शन आपका होगा? अवाम की अगर राय जाने तो अवाम के लिए इन्होंने क्या देखा है? क्या हमारे लिए किसी को अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं? क्या हमारे लिए किसी को रुपए की कदर बहाल होती दिखाई दे रही है? क्या हमारे लिए खाने को गंदम
पीने को साफ पानी की दस्तयाबी किसी को दिखाई दे रही है? क्या हमारे लिए पाकिस्तान में रोजगार के मौके पैदा होने के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि हमें तो सिर्फ निज़ाम सियासत परागंदा दिखाई दे रहा है, जहां सिर्फ इस वक्त बहुतान तराशी की रोजाना की बुनियाद पर रियाजत की जा रही है, एक दूसरे पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, और अभी ये जो इकट्ठे हैं इनके अंदर तोड़ फोड़ इस हद तक जारी है कि उन्हें लगता है कि जो ऑपरेशन किसी के खिलाफ शुरू हुआ था वो हमारे भी खिलाफ शुरू हो जाएगा। हमारे अंदर की जड़ें कट रही हैं, हमारे पुराने नजरियाती लोग हमसे खाइफ हो रहे हैं। ये खाइफ होंगे तो किधर जाएंगे? ये खाइफ होंगे और इनकी बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी जाएगी तो वोट बैंक किस हद तक मुतासिर होगा? जो पुराना नजरियाती कारकुन है वो पार्टी के बारे में क्या राय रखेगा? ये किसी एक पार्टी की कहानी नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम फे से अलहदा कुछ लोग जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की रजिस्ट्रेशन के ऊपर वावेला मचा रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के नाम से रजिस्टर्ड है, जमीयत उलमा इस्लाम फे के नाम से नहीं। बड़े बड़े नाम अलहदा हो रहे हैं और वो ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में हक के हुक्मरानी जमीयत उलमा इस्लाम फे के पास नहीं होगी, बल्कि बहुत सी सीटें हमारे पास होंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहुत से लोग राहें जुदा कर रहे हैं और बहुत से लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलग किया जा रहा है, और कुछ पुराने नाम वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल किए जा रहे हैं। एतजाज़ एहसन और साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खोसा की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल करने की दरख्वास्त की गई है और CAC की मीटिंग से भी उन्हें बाहर रखने की इल्तजा की गई है। अगर इस तरह के लोग पार्टियों से अलहदा हो जाएंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी को बचाने की कोशिश कर रही है कि शायद शाहिद खाकान अब्बासी अलहदा होने का अपना इरादा तर्क कर दें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस तगोदो में है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो तफरीक जारी है वहां पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर खुद खाइफ दिखाई देते हैं। अगर कैप्टन रिटायर्ड सफदर खाइफ हैं तो सोचिए कि अमीर मकाम की वहां पे क्या हैसियत होगी। ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शहराजा तो वैसे ही बिखर चुका है, अब वहां पे अगर नए लोग आएंगे तो वो किस हद तक नजरियाती कारकुन होंगे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अलहदा हो जाएंगे तो किस हद तक नजरियाती कारकुन अलहदा होंगे? क्या मलगूबा और एक चरबा बनाया जाएगा? क्या पाकिस्तान में हक हुक्मरानी सिर्फ इसी तरीके से जताया जाएगा? क्या यहाँ पर सिर्फ नाराज़ी की बुनियाद पे लोगों को नवाजा जाएगा? क्या यहाँ पर सिर्फ अपने मुतालिबात मनवाने के लिए हुकूमत का हिस्सा बना जाएगा? हमारा निज़ाम सियासत तो परागंदा है ही, हमारा निज़ाम इंसाफ का मंजरनामा भी हौसला अफजा नहीं है। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के एतराज़ात के बाद 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट चुका है। चीफ जस्टिस ने फिर 7 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत का आगाज़ किया। चीफ जस्टिस ने इस बार नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को भी बेंच का हिस्सा बनाया था। उसके बाद ये लगा कि शायद इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे, शायद हुकूमत जो अमल दोहराना चाहती है और हुकूमत जो बीज बोना चाहती है वो उसका फसल काटने का इंतज़ार नहीं कर पाएगी, शायद अफहाम तफहीम से मामलात हल हो जाएंगे। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा ए मलिक और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी बेंच का हिस्सा थे। आज समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा का कहना था कि अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आएँ, मैंने कुछ कहना है। अदालत को इख्तियार समाअत आइन के आर्टिकल 175(2) देता है। मैं अपनी कौमी ज़ुबान उर्दू में बात करूंगा। ताज्जुब हुआ कि कल रात 8 बजे कॉज लिस्ट में मेरा नाम आया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर कोई बात नहीं करूंगा। जस्टिस काजी फायज़ ईसा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी बना नहीं था कि 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत जुलाई तक मुलतवी की। सुप्रीम कोर्ट रूल्स पढ़ें क्या कहते हैं। आइन सुप्रीम कोर्ट को समाअत का इख्तियार देता है। जज का हलिफ कहता है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट एक कानून है। मैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में बेंच का हिस्सा नहीं हूं, कुछ नहीं कहूंगा। उनका कहना था कि इससे पहले एक आज खुद नोटिस मेरे बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। मैंने अपने फैसले में कहा कि आइन के आर्टिकल 184(3) में रूल्स बनाए जाएं। उसके बाद ताज्जुब, दुख
और सदमा हुआ कि 31 मार्च को इशरत अली साहब ने सर्कुलर जारी कर दिया। इशरत अली साहब ने 31 मार्च को सर्कुलर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 15 मार्च के हुक्म को नज़रअंदाज करें। यह वक़्त थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 6 मेंबर बेंच बनाकर सर्कुलर की तौसीक की और मेरा फैसला वापस लिया। मेरे दोस्त यकीनन मुझसे काबिल हैं, लेकिन मैं अपने ईमान पर फैसला करूंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि उस 6 मेंबर बेंच में अगर नजर सानी थी तो मरकजी केस का कोई जज शामिल क्यों नहीं था। मैंने 6 मेंबर बेंच पर नोट तहरीर किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद हटा दिया गया। चीफ जस्टिस ने 16 मई को पूछा कि क्या मैं चैम्बर वर्क करना चाहता हूं या नहीं। बताता हूं कि मैंने चैम्बर वर्क को तरजीह क्यों दी। एक कानून बना दिया गया बेंचेस की तश्कील से मुतल्लिक। किसी पर उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मेरे पास ऑप्शन था कि हलफ की पासदारी करूं या अदालती हुक्म पर बेंच में बैठूं। मेरी दानिश में कानून को मुस्तरद किया जा सकता है, मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मुझसे जब चैम्बर वर्क के बारे में दरियाफ्त किया गया तो मैंने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट लिखा। नामजद चीफ जस्टिस का कहना था कि 6 मगोइयों से बचने के लिए मैं इस बात का कायल हूं कि सारी बात खुली अदालत में होनी चाहिए। अब तो नोट भी वेबसाइट से हटाए जाते हैं, इसलिए अपना जवाब यहीं पे पढ़ रहा हूं। मैंने चीफ जस्टिस को लिखा कि नोट अपने तमाम कोलीग्स को भी भेजा है। मैंने नोट में कहा कि मेरे साथियों ने कानून मुअत्तल करके मुझे अजीब कश्मकश में डाल दिया है। वफाकी हुकूमत ने मेरी सरबराही में एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया। इंक्वायरी कमीशन को 19 मई को 5 रुकनी बेंच ने काम करने से रोक दिया। मैंने इंक्वायरी कमीशन में नोटिस होने पर जवाब भी जमा कराया। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि मुझे जो दरखास्त रात गए मौसूल हुई उसमें चेयरमैन PTI की भी दरखास्त थी। आज कॉज लिस्ट में आखिर में आने वाली दरखास्त सबसे पहले मुकर्रर कर दी गई। मैं इस बेंच को बेंच तसव्वुर नहीं करता। मैं केस सुनने से मौजरत नहीं कर रहा। पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला किया जाए। मेरा मौक़िफ़ यह है कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को ठिकाने न लगाया जाए तब तक मैं किसी बेंच में नहीं बैठ सकता। उनका कहना था कि पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला होना चाहिए। बेंच से उठ रहा हूं, केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। मैं और जस्टिस सरदार तारिक मसूद इस कश्मकश में थे कि केस सुनने से माजरत करें या नहीं। सबसे माजरत चाहते हैं। मैं बेंच से उठ रहा हूं, केस सुनने से माजरत नहीं है। उन्होंने फिर से वो बात दोहराई कि अदालत को नहीं मानता। इस मौके पर नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद का कहना था कि मैं भी जस्टिस काजी फाइज ईसा से इत्तफाक करता हूँ। इस वक्त हम 9 जजेस हैं और हम फैसला कर देते हैं तो इस केस में अपील पर फैसला कौन करेगा। जब तक इन कवानीन का फैसला नहीं होता तब तक हम बेंच में नहीं बैठ सकते। एतजाज़ एहसन साहब के वकील लतीफ़ खोसा का कहना था कि अगर आप केस नहीं सुनेंगे तो 25 करोड़ आवाम कहाँ जाएंगे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि 25 करोड़ आवाम का ख्याल पहले क्यों नहीं आया। जब तक इन कवानीन का फैसला नहीं होता तब तक हम बेंच में नहीं बैठ सकते। दरखास्त गुजार एतजाज़ एहसन का कहना था कि ये केस सुन लीजिए। मेरी इस्तदा है कि काजी साहब से इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ। ये नहीं हो सकता कि एक बार मैं अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर दूँ। एतजाज़ एहसन ने कहा कि घर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए केस सुन लीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट में मिल बैठ के फैसला करने के पाबंद हैं। आप मेरे छोटे भाई हैं। अगर मैं इत्तफाक भी करूँ तो कहूँगा कि आप बेंच में बैठ जाएँ। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आप बड़े कानूनदार और सीनियर हैं। आप कहते हैं मैं इस बार अपना हलफ तोड़ दूँ। एतजाज़ एहसन ने कहा कि आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है, लेकिन ये घर की मानद है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि एतजाज़ साहब ये घर नहीं सुप्रीम कोर्ट है। मैं आइन और कानून के साए में बैठकर फैसला करता हूँ। मैं बेंच से नहीं उठ रहा। ये अदालत ही नहीं है। जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसला नहीं होता तब तक हर बेंच गैर कानूनी है। आइन और कानून के तहत फैसला करने का हलफ उठाया हुआ है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि एतजाज़ साहब ऐसा ना करें, अदालत के डेकोरम का ख्याल करें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अटॉर्नी जनरल ने कहा तरामीम कर रहे हैं। हमारे लिए तमाम फाजिल जज साहिबान की इज्जत व एहतराम है। हमने जो किया आइन के मुताबिक किया। चाहते हैं कि फैसले हक और इंसाफ के मुताबिक हों। चाहते हैं कि फैसले मखलूक खुदा की खातिर हों। 2 मुअज़्ज़ज़ सीनियर जजेस ने एतराज़ किया है मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुक्म इम्तना ख़त्म हो जाए। इस अदालत की रवायत के मुताबिक 2 सीनियर जजेस के एतराज़ के बाद तकरार न करें। आपके केस का कोई और हल करते हैं। हमने भी ये बेंच आइन के तहत कसम के मुताबिक बनाया है। यहाँ हम मखलूक खुदा के हक में फैसला करने के लिए बैठे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के बाद बेंच उठा और चला गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने केस की समाअत के लिए फिर 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। एतराज़ करने वाले दोनों जज जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच में शामिल नहीं थे। वक्फा हुआ और उसके बाद फिर समाअत का आगाज़ हुआ तो बेंच में शामिल जस्टिस मंसूर अली शाह बोले कि मैं एक दरख्वास्त गुजार जवाद इस ख्वाजा का रिश्तेदार हूँ। किसी को मेरे बेंच में शमूलियत पर एतराज़ है तो अभी से बता दें।
एतजाज़ एहसन साहब का कहना था कि किसी को आपकी बेंच में शमूलियत पर कोई एतराज़ नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि आप बेंच का हिस्सा होने पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप बेंच का हिस्सा रहें। चीफ जस्टिस ने कहा कि मौसम गर्मा की तातीलात चल रही हैं, इसलिए तमाम फरीकैन दलाइल को मुख्तसर रखें। छुट्टियों में हमारे बेंच दीगर रजिस्ट्रार्स में होते हैं। तो एतजाज़ एहसन साहब के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि मुल्क में आर्टिकल 243 का नफाज किया गया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में चल रहा है। उस पर लतीफ़ खोसा साहब का कहना था कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में शुरू हो चुका है। कौमी सलामती काउंसिल के इजलास के एलामी में कहा गया कि 9 मई के वाक़यात के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। सिविलियंस का ट्रायल या तो कोई कर्नल करेगा या ब्रिगेडियर। जस्टिस मंसूर के इस्तफसार पर लतीफ़ खोसा का कहना था कि यह ISPR का ही जारी एलामिया है। काबीना ने ISPR के एलामिये की तौसीक की है। उसमें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से दरख्वास्त करके सिविलियंस के केसेस फौजी अदालतों में मुंतकिल करने का कहा गया। जिसने भी तनसीबात पर हमला किया उनसे मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। जिसने जो जुर्म किया है उसको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी बोले कि जो तमाम मुकदमात बनाए गए उन्हें सुनने का इख्तियार तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को पहले ही हासिल है। लतीफ़ खोसा का कहना था कि हमारा यही मौक़िफ़ है कि केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलें, फौजी अदालतों में नहीं। 9 मई के वाक़यात की आड़ में 9-10 हज़ार अफराद को गिरफ्तार किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम चाह रहे हैं कि सिर्फ हकाइक में रहें। जो मुकदमात दर्ज हुए हैं उनमें मुतअद्दिद नाम हैं। मुकदमात में कुछ पुलिस एहलकारों के नाम क्यों शामिल किए गए? जस्टिस मंसूर ने पूछा कि कितने लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए और कितने गिरफ्तार हुए। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि 10 मई को पहले 50 अफराद गिरफ्तार हुए। शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद, फ़ारूक हबीब के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए। पूरे मुल्क से 10 मई को 4000 अफराद गिरफ्तार किए गए। किसी फर्द के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज नहीं हुए। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि जो तमाम मुकदमात बनाए गए उनको सुनने का इख्तियार तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को है। तो लतीफ़ खोसा साहब ने फिर से मौक़िफ़ दोहराया कि जी मैं पहले ही कह चुका हूँ, हाँ है। जस्टिस मंसूर ने सवाल किया कि जो मुतासिरा हैं क्या उनमें से किसी ने सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त रुजू किया? उस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मेरे पास इस किस्म की मालूमात नहीं है। एतजाज़ एहसन साहब के वकील सलमान अकरम राजा ने भी कहा कि मैंने दरख्वास्त दायर की है मगर फ़िलहाल किसी मुतासिरा शख्स ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना था कि जिस कानून के तहत फौजी अदालतों में ट्रायल होना है, क्या उस कानून को किसी ने चैलेंज किया है? जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि क्या फौजी अदालतों से मुतल्लिक कानून चैलेंज हो सकता है? लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ मुकदमा कौन सुनेगा? जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि आप हमें आर्मी एक्ट और मिलिट्री कोर्ट्स के रूल्स बताएं, हमारे पास इससे मुतल्लिक कोई किताब नहीं है। जस्टिस मंसूर ने सवाल किया कि सिविलियंस के केस फौजी अदालतों में मुंतकली की दरख्वास्त दी गई, वो दिखा दें। जस्टिस याहिया अफरीदी ने सवाल किया कि कितने लोगों के नाम कोर्ट मार्शल के लिए भेजे गए, कोई कानून या ठोस बात बताएं कि किस बुनियाद पर सजाएं हो रही हैं। जस्टिस मंसूर ने कहा कि मजिस्ट्रेट या अदालत को दरख्वास्त दी जाती है कि इन अफराद को हम आर्मी एक्ट के ट्रायल में ले जाना चाहते हैं। अदालत ने किसी बुनियाद पर तो मुकदमात फौजी अदालतों में मुंतकिल करने की इजाज़त दी होगी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आर्मी एक्ट सिविलियंस पर काबिल अमल नहीं तो ATC के मुकदमात फौजी अदालत कैसे मुंतकिल कर दिए गए? जस्टिस मंसूर ने कहा कि किस कानून और बुनियाद पर सिविलियंस के मुकदमात फौजी अदालतों में मुंतकिल करने की इजाज़त दी गई? इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ये भी कह सकती है कि हम इन अफराद को फौजी अदालतों के हवाले नहीं कर सकते। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तो कोई पेश नहीं हुआ। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही सवाल आपके सामने लेकर आए हैं कि ये कैसे सिविलियंस को फौजी अदालतों में भेजा जा रहा है। जस्टिस मंसूर ने इस्तफसार किया कि क्या इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बहस हुई कि क्यों फौजी अदालतों में मुकदमात मुंतकिल किए जाएं। इस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जब फॉर्मेशन कमांडर्स और काबीना से मंजूरी हो तो 25 करोड़ अवाम कहाँ जाएंगे? मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि क्या हुकूमत का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इसको चैलेंज नहीं करेगा? जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ये दिखा दें आर्मी एक्ट में कहाँ है कि किन हालात में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है, आर्मी एक्ट में कहाँ लिखा है कि सज़ा कितनी होगी। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि आर्मी एक्ट में कहीं सिविलियंस के ट्रायल का जिक्र नहीं है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि मेरे ख्याल में तो हमारे सिविल कानून में आर्मी एक्ट से ज़्यादा सख्त सज़ाएँ। अगर पूछा जाए कि फ़ौज से सज़ा चाहिए या सिविल अदालतों से तो लोगों का रश लग जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हम आर्मी एक्ट पर पुराने फैसलों को भी देखेंगे। जस्टिस मंसूर ने सवाल किया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या कहता है कि कौन से जराइम पर फौजी ट्रायल होगा। इस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में फौजी तनसीब पर हमले का जिक्र है, लेकिन ये कोर कमांडर हाउस था। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि फौजी अदालतों में अंडर ट्रायल पर बुनियादी हुकूक का इतलाक नहीं होगा। देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला किस बुनियाद पर दिया था।
लतीफ़ खोसा साहब बोले कि इस तरह के ट्रायल से आलमी सतह पर भी मुल्क की बदनामी होती है। यहाँ ये हुआ कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको छोड़ दिया गया, जिसने नहीं की उसे पकड़ लिया। हमारे घरों पे हमले हो रहे हैं, मेरे घर पे भी हमला हुआ, सिविलियन के फौजी ट्रायल पे इम्तना दे दें। चीफ जस्टिस ने कहा हर चीज़ हुक्म इम्तना से दुरुस्त नहीं की जा सकती। उम्मीद है अभी तक मिलिट्री ट्रायल शुरू नहीं हुआ होगा। जस्टिस मुनीम ने कहा कि मुल्जिमान की हवालगी से पहले मुतल्लिका अदालत को दायरा इख्तियार देखना चाहिए था। दायरा समात ना हो तो अदालत मुल्जिमान की हवालगी से इनकार कर सकती है। अदालत कह सकती है कि यह जुर्म फौजी अदालत के जुमरे में नहीं आता। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि सेक्शन 549 में तो यह है कि मुतल्लिका अफराद को उनके डिपार्टमेंट के हवाले किया जाए। सिर्फ फौजी अफसरान की हवालगी ज़ाब्ता फौजदारी के तहत हो सकती है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पे बुलाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि चाहे सिविल कोर्ट हो या फौजी अदालत, मुल्जिम को वकील के जरिए दिफा का मौका मिलना चाहिए। यहाँ वकला को ही उठाया जा रहा है, वकला को हिरासा किया जा रहा है। किसी सूरत ये काबिल कबूल नहीं है। लतीफ़ खोसा के घर पे हमला हुआ, अजीज़ भंडारी को चंद घंटे के लिए गायब किया गया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान फिर बोले, उन्होंने कहा कि किसी भी वकील को हिरासा करना गलत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि दूसरा तबका सहाफ़ी है, सहाफ़ी आज़ाद नहीं है और ये ठीक नहीं है। केस को जल्द निपटाना चाहते हैं, कोई हुक्म इम्तना जारी नहीं कर रहे। इस केस को सुनने वाला बेंच अब यही रहेगा। अगर बेंच का एक भी मेंबर ना हो तो समाअत नहीं हो सकेगी। तमाम फरीकैन अपने दलाइल तहरीरी तौर पर जमा करवाएं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि बताएं कि कितने अफराद को अब तक गिरफ्तार किया और उन्हें कहाँ रखा, खवातीन को कहाँ रखा, बच्चों को भी गिरफ्तार क्या किया गया। पूरा मुआशरा ट्रॉमा का शिकार है। लोगों की गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई, उनकी ज़ातियात में मुदाखलत की गई। ये आवाम की आज़ादी का मामला है। इनसे पूछें कि कितने अफराद को गिरफ्तार किया है। तमाम गिरफ्तार अफराद की दुरुस्त तादाद व शुमार यहाँ पे पेश किए जाएँ और केस की समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। अब एक तरफ हमारा सियासी मंजरनामा देगरगूं सूरत हाल का शिकार है, दूसरी तरफ हमारे निज़ाम इंसाफ का मामला भी देगरगूं सूरत हाल का शिकार है। तमाम स्टेक होल्डर्स एक नुक्ते पे मुत्तफिक नहीं है। बंटवारा यहाँ पे मुस्तकबिल के लाहे अमल को लेके चल रहा है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर बेहतरी की तरफ गामजन कौन होगा? किस तरीके से बेहतर हालात को जन्म दिया जा सकता है? क्या तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठ के एक फैसले पे मुत्तफिक हो सकते हैं कि पाकिस्तान के माशी पहिए को चलाना हो तो ये नुक्ता आगाज़ अब से है या ये नुक्ता अंजाम हमारा होगा? इस बारे में अगर बात कर ली जाए तो बहुत से रास्ते खुल सकते हैं। बसूरत दीगर रास्ते इस हद तक बंद कर दिए गए हैं कि एक छोटा सा सौराख दीवार के उस पार भी देखने के लिए मुयस्सर नहीं है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।